कौन से रीजन थे जिसकी वजह से इमरजेंसी को लागू करा गया था, जिसकी वजह से जो लोगों का विश्वास था सिस्टम में वो बिल्कुल खत्म हो गया था। 2 लेसन्स दैट आर लर्न्ड फ्रॉम द इमरजेंसी। अब यार यहाँ पे 2 की जगह 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। हाउ फार इज आसियान एन ऑल्टरनेटिव सेंटर ऑफ पावर इन द वर्ल्ड पॉलिटिक्स। अब ये पूछा जा रहा है कि कोऑपरेशन और डिसएग्रीमेंट के एरियाज क्या हैं। एरियाज ऑफ कोऑपरेशन बता रही हूँ, डिसएग्रीमेंट भी बता रही हूँ। 2 प्रॉब्लम्स फेस्ड बाय द इलेक्शन कमीशन ड्यूरिंग द फर्स्ट जनरल इलेक्शन। अब बच्चों 2 प्रॉब्लम्स बताएंगे, आप और भी प्रॉब्लम्स देखना। हेलो हेलो हेलो, मैं ज्वालामुखी, स्वागत है आप सभी का आज के हमारे सेशन में। आज हम लेकर आ गए हैं क्लास 12th पॉलिटिकल साइंस के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। बहुत समय से आप लोग पूछे जा रहे थे कि मैम क्लास 12th के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बता दो, तो यार आज मैं कुछ ऐसे क्वेश्चंस बताऊंगी जिनकी बोर्ड में आने की पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा है। दैट मीन्स कि आप इन क्वेश्चंस को गलती से भी छोड़ के नहीं जा सकते, आपको पढ़ने ही पड़ेंगे। देखो, मैं क्वेश्चंस बताऊंगी, आंसर्स के पॉइंटर्स क्या है वो बताऊंगी, लेकिन सारे के सारे आंसर्स आप खुद से बच्चों एनसीईआरटी में ढूंढकर ढंग से पॉइंटर्स में लिखोगे। ठीक है, आंसर्स यहां पर जो बताऊंगी डेफिनेटली उसी में से पॉइंटर्स देख लेना, लेकिन ढंग से आप उन्हें फ्रेम करोगे फ्रॉम योर एनसीईआरटी। यहां पे यार देख लो, सबसे पहला क्वेश्चन बार बार मैंने बोला है, कॉजेज ऑफ डिसइंटीग्रेशन ऑफ द यूएसएसआर पूछा ही जाएगा, किसी भी तरीके से पूछा जा सकता है। कॉजेज ऑफ डिसइंटीग्रेशन प्लस द कॉन्सिक्वेंसेज, दोनों चीज लर्न कर लेना। यहां पर कॉजेज का क्वेश्चन है, कॉजेज में सबसे पहले इकोनॉमिक स्टैग्नेशन। सभी को पता है कि सोवियत इकोनॉमी, लो प्रोडक्टिविटी, लैक ऑफ टेक्नोलॉजी, इनएफिशिएंट सिस्टम प्लानिंग था। यूएसएसआर मैच नहीं कर पा रहा था वेस्टर्न स्टैंडर्ड ऑफ कंज्यूमर गुड्स एंड लिविंग कंडीशंस। तो वेस्टर्न कैपिटलिस्ट इकोनॉमी बहुत एडवांस थी और इनकी इकोनॉमी उसको मैच नहीं कर पा रही थी। दूसरी चीज है पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेटिव रिजिडिटी। हम लोग देखते हैं यूएसएसआर के अंदर एक वन पार्टी सिस्टम था, सारी की सारी पावर वो वन पार्टी कंट्रोल करके बैठी थी। इट वाज नॉट अकाउंटेबल, लोगों की टुवर्ड्स जवाबदेही नहीं थी। उसी के साथ करप्शन थी, ब्यूरोक्रेटाइजेशन था, लैक ऑफ पॉलिटिकल ओपननेस थी, जिसकी वजह से जो लोगों का विश्वास था सिस्टम में वो बिल्कुल खत्म हो गया था। ठीक है, तो लोग, जनता जो है, जनता की टुवर्ड्स जब सरकार अकाउंटेबल ही नहीं है, जनता की डिमांड सुन ही नहीं रही, काम कर ही नहीं रही जनता के लिए, तो फिर क्या करेंगे लोग। साथ ही में गॉर्बेचॉव्स रिफॉर्म्स, गॉर्बेचॉव बहुत अच्छी सोच के साथ आए थे, लेकिन उनके रिफॉर्म्स ने और भी तेज कर दिया डिसइंटीग्रेशन को। तो इन्होंने सिस्टम को रिफॉर्म करने का सोचा था, बट अनइंटेंशनली वीकेंड इट फर्दर। लेकिन क्या हुआ, अनइंटेंशनली, उनका इंटेंशन नहीं था बट सिस्टम और खराब हो गया और कमजोर हो गया। इकोनॉमिक रीस्ट्रक्चरिंग क्रिएटेड शॉर्टेजेस व्हाइल पॉलिटिकल ओपननेस एनकरेज क्रिटिसिज्म एंड डिमांड्स फॉर ऑटोनॉमी। तो पॉलिटिकल तरीके से जब उन्होंने ओपन करा इकोनॉमी को, तो लोग और भी ज्यादा यहाँ पर क्या है, क्रिटिसाइज करने लग गए, साथ ही में डिमांड करने लग गए, ऑटोनॉमी के लिए अपनी अपनी जो है इंडिपेंडेंस की मांग करने लग गए, और शॉर्टेज भी क्रिएट हो गई थी। साथ ही में नेशनलिज्म वाज द मोस्ट इमीडिएट कॉज। हम लोग देखते हैं कि राष्ट्रवाद की जो फीलिंग है, सबसे ज्यादा लाटविया, लिथुआनिया, एस्टोनिया, जॉर्जिया, यूक्रेन, जो हमारी ईस्टर्न यूरोप इकोनॉमीज है, वहां पर सबसे पहले आती है, कंट्रीज में आती है सबसे पहले। दे डिमांडेड इंडिपेंडेंस। एथनिक टेंशंस, रीजनल नेशनलिज्म वीकेंड द यूनिटी। साथ ही में लास्ट, फॉल ऑफ द कम्युनिस्ट पार्टीज लेजिटिमेसी, पार्टी का कंट्रोल खो गया, पीपल शिफ्टेड टुवर्ड्स डेमोक्रेटिक कैपिटलिस्ट ऑल्टरनेटिव्स। फैक्टर्स कलेक्टिवली लेड टू द कोलैप्स ऑफ द सोवियत सिस्टम एंड द डिसइंटीग्रेशन इन 1991। ऑलराइट, तो यहाँ पे यू गाइस कैन सी कि कब डिसइंटीग्रेशन हुआ। सेकंड क्वेश्चन इज रीजन फॉर द इम्पोजिशन ऑफ द इमरजेंसी। अब यार यहाँ पे इमरजेंसी एक ऐसा टॉपिक है जिसपे कहीं ना कहीं से सवाल बनकर आएगा ही आएगा। तो यहाँ पे पहले तो ये पूछ लिया गया है कि कौन से रीजन थे जिसकी वजह से इमरजेंसी को लागू करा गया था। अब यहाँ पे देख लो यार कौन कौन से रीजन थे। सबसे पहले पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट एंड ऑपोजिशन मूवमेंट्स। Many states witnessed intense political agitations, JP movement थी, student protest, strikes, center claimed these movements were creating instability। तो बहुत सारे बच्चों इंडिया में आप देखते हो स्टेट गवर्नमेंट के खिलाफ जो मूवमेंट थे वो एक तरीके से नेशनल गवर्नमेंट तक आ जाते हैं, और फिर सरकार यहाँ पे क्लेम करती है कि इसकी वजह से हम ढंग से फंक्शन नहीं कर पा रहे, बहुत इंस्टेबिलिटी क्रिएट हो रही है। दूसरी चीज है इकोनॉमिक क्राइसिस थे, फूड शॉर्टेज हो रही थी, खाने की कमी थी, महंगाई बढ़ रही थी, बेरोजगारी, अनएम्प्लॉयमेंट थी, स्ट्राइक्स हो रही थी, जिसकी वजह से क्राइसिस सी सिचुएशन इंडिया में इमर्ज हो गई। इंटरनल डिस्टर्बेंस, गवर्नमेंट आर्ग्यूड दैट लॉ एंड ऑर्डर डिटीरियोरेटिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन पैरालाइज्ड। तो गवर्नमेंट आर्ग्यू करता है कि एक ऐसी स्थिति इंडिया में क्रिएट हो चुकी है जहां पे जो लॉ ऑर्डर की स्थिति है वो बिल्कुल खराब हो गई है, और हम सरकार जो है ढंग से काम नहीं कर पा रही, बिल्कुल पैरालाइज हो गए हैं हमारी फंक्शनिंग। साथ ही में जुडिशियल चैलेंज फॉर इंदिरा गांधी, असली कॉज तो यही था। इलाहाबाद हाई कोर्ट की वर्डिक्ट आती है इनवैलिडेटिंग इंदिरा गांधी 71 इलेक्शन क्रिएटेड अ पॉलिटिकल क्राइसिस, गवर्नमेंट व्यूड दिस एज अ थ्रेट टू लीडरशिप कंटिन्यूटी। तो इंदिरा गांधी की गवर्नमेंट यही देखती है, उनका जो इलेक्शन है उसको चैलेंज कर दिया गया था। ठीक है, शी वाज नो लॉन्गर, उनको ऐसा बोल दिया गया था जजमेंट में कि शी नो लॉन्गर बी एन एमपी, शी नो लॉन्गर बी एन पीएम, शी नो लॉन्गर बी द प्राइम मिनिस्टर। बट फिर जो सुप्रीम कोर्ट है वो स्टे लगा देता है, तो यहाँ पे इमीडिएटली क्या करना था, तो डेफिनेटली बहुत सी ऑपोजिशन पार्टीज यहाँ डिमांड करने लगती हैं इंदिरा गांधी को रिजाइन करने के लिए, दैट शी शुड स्टेप डाउन। Intensifying confrontation on this basis, government declared emergency on 25th of June 1975, और उन्होंने यही तर्क दिया था कि हम इंटरनल डिस्टर्बेंस के बेसिस पे लगा रहे हैं, बट असली रीजंस और भी थे। ठीक है, चलो नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन।
टू लेसन्स दैट आर लर्नड फ्रॉम द इमरजेंसी। अब यार यहाँ पे 2 की जगह 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। आपको सारे जो लेसन्स है वो याद करने हैं। यहाँ पे मैंने आपको 2 बताए हैं, बाकी आपकी किताब में लिखे हैं, ठीक है। तो प्लीज लेसन्स वाले टॉपिक पर भी स्टार मार्क कर देना और सारे लेसन्स अच्छे से पढ़ लेना, क्योंकि बच्चों इमरजेंसी में कहीं ना कहीं जो मतलब हो सकता है रीजंस पूछ ले, इमरजेंसी लगी उस टाइम पे क्या हुआ ये पूछ ले, लेसन्स के बारे में पूछ ले, तो एनीथिंग रिलेटेड टू इमरजेंसी कैन बी आस्क्ड। यहाँ पे पूछा जा रहा है इंपॉर्टेंस ऑफ, अच्छा 2 लेसन्स पूछे जा रहे हैं। सबसे पहला डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन। तो डेमोक्रेसी की इंपॉर्टेंस क्या है बच्चों, ये हमें रियलाइज होता है जब डेमोक्रेसी बिल्कुल खो बैठे थे हम। तो इमरजेंसी के टाइम पे डेमोक्रेसी तो थी नहीं, तो उस टाइम पे वी रियलाइज कि डेमोक्रेसी कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है फॉर आवर कंट्री। इमरजेंसी शोड डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस प्रोटेक्टेड फ्रॉम मिसयूज ऑफ एग्जीक्यूटिव पावर। एग्जीक्यूटिव को कभी भी डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन की पावर का मिसयूज या गलत इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। चेक्स बैलेंस का सिस्टम जो है लेजिस्लेचर, जुडिशरी, एग्जीक्यूटिव में बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर द फंक्शनिंग ऑफ आवर कंट्री। साथ ही में नीड फॉर सिविल लिबर्टीज, बहुत से लोगों के राइट्स को सस्पेंड कर दिया गया था ड्यूरिंग इमरजेंसी, तो अब लोगों को रियलाइज होता है कि फंडामेंटल राइट्स के सस्पेंशन के बाद, प्रेस सेंसरशिप, अरेस्ट के बाद, दिस टॉट द सिटीजंस एंड द गवर्नमेंट दैट लिबर्टीज मस्ट नॉट बी कॉम्प्रोमाइज्ड एंड शुड रिमेन प्रोटेक्टेड इन ऑल सर्कमस्टेंसेस। कि जो हमारी आजादी है, जो हमारे अधिकार है, कभी भी उन पे हम कॉम्प्रोमाइज नहीं होने देंगे। वी हैव टू प्रोटेक्ट दोज राइट्स, ठीक है, हम खो नहीं दे सकते उन राइट्स को। आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ फार इज आसियान एन ऑल्टरनेटिव सेंटर ऑफ पावर इन द वर्ल्ड पॉलिटिक्स। बच्चों अब ये जो सवाल है, मैं यहाँ पे एक और चीज बोलूंगी, आई एड वन मोर क्वेश्चन। यूरोपियन यूनियन पर भी क्वेश्चन आ सकता है सिमिलर, एंड आसियान पे भी आ सकता है। तो यूरोपियन यूनियन भी अच्छे से स्टार मार्क कर लेना, आसियान तो मैं आपको बता ही रही हूँ, ठीक है। इकोनॉमिक ग्रोथ, तो आसियान एक तरीके से एक ऑल्टरनेटिव सेंटर ऑफ पावर दिखाई दे रहा है वर्ल्ड पॉलिटिक्स में। आसियान फ्री ट्रेड एरिया रीजन हैज बिकम वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग ग्लोबल मार्केट, फास्टेस्ट ग्रोइंग ग्लोबल मार्केट में आ गया है। पॉलिटिकल कोऑपरेशन प्रमोट्स रीजनल पीस, नेगोशिएशन, कॉन्फ्लिक्ट अवॉइडेंस थ्रू आसियान वे। तो आसियान वे क्या है, एक नॉन फॉर्मल तरीके का, जहां आप कन्फ्रंट नहीं कर रहे हो वैसा वाला तरीका है, ठीक है। कोऑपरेशन कंसेंसस, तो ये सारी रीजन में पीस, नेगोशिएशन, कॉन्फ्लिक्ट को अवॉइड करा जा रहा है इनके कोऑपरेशन के थ्रू। रीजनल सिक्योरिटी, आसियान रीजनल फोरम प्रमोट सिक्योरिटी डायलॉग, फोस्टर स्ट्रेटेजिक स्टेबिलिटी एंड लास्ट में कलेक्टिव इन्फ्लुएंस। 10 नेशन का एक ग्रुप है। आसियान एक्सर्ट्स कलेक्टिव बार्गेनिंग पावर इन द वर्ल्ड अफेयर्स, एनहांसिंग इट्स रोल इन ग्लोबल डिसीजन मेकिंग। इट एक्ट्स एज एन इंपॉर्टेंट दो नॉट राइवल ऑल्टरनेटिव सेंटर ऑफ पावर। तो वही बात है, एशिया के अंदर एक ऑल्टरनेटिव सेंटर ऑफ पावर के रूप में आसियान इमर्ज हो रहा है। 10 नेशंस का ये ग्रुप है, ठीक है। अच्छी खासी बार्गेनिंग पावर है वर्ल्ड अफेयर्स में, मतलब एक से है, लेकिन से समथिंग डिसीजंस अपने हक में बनवा सकते हैं, ये लेकर आ सकते हैं, वो वाली बात है। बाद में बच्चों यहाँ पर एक और सवाल पूछा गया है, यहाँ पे इंडिया और बांग्लादेश के बीच में, अगेन आई विल टेल यू, इंडिया बांग्लादेश या इंडिया पाकिस्तान, दैट इज समथिंग दैट कैन बी आस्क्ड। अब ये पूछा जा रहा है कि कोऑपरेशन और डिसएग्रीमेंट के एरियाज क्या है। एरियाज ऑफ कोऑपरेशन बता रही हूँ, डिसएग्रीमेंट भी बता रही हूँ। कहाँ कहाँ इंडिया बांग्लादेश कोऑपरेट करते हैं हम लोग देखते हैं। इकोनॉमिक ट्रेड रिलेशंस में इंडिया बांग्लादेश कोऑपरेट इन ट्रेड, एनर्जी, इकोनॉमिक डेवलपमेंट। कल्चरल टाइज की बात करें तो लैंग्वेज, कल्चर, हिस्ट्री, ये सारी चीजों के जो मतलब टाइज है हमें जोड़ रहे हैं आपस में। रिवर वाटर, गंगा वाटर ट्रीटी साइन करी है, जिससे जो रिवर वाटर की शेयरिंग भी हम रेगुलेट कर पा रहे हैं। पर अगेन देयर आर एरियाज ऑफ डिसएग्रीमेंट जहां लड़ाई झगड़ा हो जाता है इंडिया और बांग्लादेश के बीच में। सबसे पहले इलीगल माइग्रेशन सबसे मेजर इशू है। इंडिया क्लेम करती है कि बहुत सारे इलीगल माइग्रेंट्स बांग्लादेश से उठकर इंडियन टेरिटरी में आ रहे हैं इनटू द नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स। रिवर वाटर शेयरिंग में भी तीस्ता और दूसरे रिवर्स की वाटर शेयरिंग पे भी दिक्कत होती है। प्लस बॉर्डर मैनेजमेंट, स्मगलिंग, बॉर्डर किलिंग्स, इन्फिल्ट्रेशन, वही जो लोगों का आना जाना है, उन सभी चीजों पर यहाँ पे डिस्प्यूट चलता रहता है, ठीक है। तो ये अच्छे से बच्चों देखो, मैं आपको आई एम जस्ट गिविंग यू स्पेसिफिक पॉइंटर्स, यू हैव टू लुक एट द एनसीईआरटी टेक्स्ट, वहां से यू हैव टू मेक योर पॉइंटर्स योरसेल्फ, अच्छे अच्छे से पॉइंटर्स बनाओ, ठीक है। प्लस एक चीज मैं आपको बताती हूँ, जब भी आप आंसर लिखो, जैसे यहाँ एरियाज ऑफ कोऑपरेशन डिसएग्रीमेंट लिखा है, तो जैसे यहाँ पे हमने एक हेडिंग दी ना कि एरियाज ऑफ कोऑपरेशन, फिर 1 2 3 सब हेडिंग देके आंसर लिखा, उसी तरीके से कोशिश करो कि सब हेडिंग देकर आप आंसर लिखो अपने बोर्ड एग्जाम्स में भी। इट विल हेल्प यू अ लॉट, इट विल फेच यू अ लॉट ऑफ मार्क्स। ओके, नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे पूछा गया है कल्चरल पॉलिटिकल कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ ग्लोबलाइजेशन। अब यार देखो, ग्लोबलाइजेशन चैप्टर से अगर सवाल बनेगा तो आई थिंक सो कि ये क्वेश्चन बनेगा, कल्चरल कॉन्सिक्वेंस बताना है, क्या रिजल्ट आया है ग्लोबलाइजेशन के बाद, कल्चरल कॉन्सिक्वेंस क्या है और पॉलिटिकल कॉन्सिक्वेंस हमें क्या देखने को मिला है। तो ग्लोबलाइजेशन का बच्चों मतलब क्या होता है कि दुनिया भर की जितनी कंट्रीज है वो आपस में और भी ज्यादा इंटीग्रेट हो चुकी हैं, जुड़ चुकी हैं। उसका कल्चरल इंपैक्ट क्या है, सबसे पहले हम देखते हैं कल्चरल होमोजेनाइजेशन हमें देखने को मिलती है। ग्लोबलाइजेशन स्प्रेड्स पॉपुलर ग्लोबल कल्चर लीडिंग टू सिमिलैरिटीज इन द लाइफस्टाइल। यार अब देखो, कल्चर जो है ना, मतलब इंडियन कल्चर दुनिया भर में फैल गया, बाकी कल्चर हमारे देश में आ गए, तो उससे
एक पूरे वर्ल्ड का कल्चर क्रिएट हो गया है, एक यूनिफॉर्म कल्चर क्रिएट हो रहा है ग्लोबली। जैसे कि खाने के मामले में, कपड़े के मामले में, एंटरटेनमेंट के मामले में आपको वो ग्लोबल कल्चर देखने को मिलेगा। दूसरी चीज है कल्चरल हेट्रोजेनाइजेशन भी हो रही है। लोकल कल्चर फॉरेन कल्चर के साथ मिक्स हो गए हैं। जैसे हम क्या है, कुर्ते के साथ जीन्स पहन रहे हैं, तो दैट इज एन एग्जांपल ऑफ कल्चरल हेट्रोजेनाइजेशन। अडैप्ट, मिक्स, समटाइम्स स्ट्रेंथन देमसेल्व्स इन रिएक्शन टू ग्लोबल इन्फ्लुएंस, क्रिएटिंग न्यू एक्सप्रेशंस। तो वही अपने आप को अलग तरीके से हम एक्सप्रेस करते हैं। इंडियन कल्चर भी है हमारे पास और बाकी कल्चर्स भी हमें कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस करे, तो एक मिक्स ऑफ कल्चर भी, हेट्रोजेनाइजेशन भी हमें देखने को मिलती है। नेक्स्ट इज पॉलिटिकल कॉन्सिक्वेंस। पॉलिटिकल कॉन्सिक्वेंस है बच्चों, सबसे पहली बात है कि जो गवर्नमेंट है उसकी कैपेसिटी कम हो गई है, इरोड हो गई है। इट रिड्यूसेस द स्टेट्स रोल इन इकोनॉमिक डिसीजन मेकिंग ड्यू टू मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशंस एंड इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस। तो कहीं ना कहीं जो वर्ल्ड मार्केट है वही अपने आप को रेगुलेट कर रही है, गवर्नमेंट का जो रोल है इकोनॉमी के अंदर वो कम होता जा रहा है। ग्रोथ ऑफ डेमोक्रेसी, लिबर्टी, राइट्स, ग्लोबल सिविल सोसाइटी के आइडियाज जो है, डेमोक्रेटिक नॉर्म्स वर्ल्ड वाइड स्ट्रेंथन हो रहे हैं ड्यू टू ग्लोबलाइजेशन, जो कि एक अच्छी चीज है। साथ ही में राइज ऑफ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, ग्लोबल गवर्नेंस इंस्टीट्यूशंस इन्फ्लुएंस नेशनल पॉलिसी मेकिंग लाइक द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन एंड IMF। ओके, चलिए आगे आते हैं। अब यहां पर पूछा जा रहा है एक्सप्लेन द इफेक्ट्स ऑफ 1962, 1965, 1971 वॉर्स और इंडिया। ये सारी जो लड़ाइयां हमने लड़ी हैं बच्चों, इसका इंपैक्ट क्या था। अब यहाँ पे तो बहुत ही कम मैंने दे रखा है, लेकिन आप लोग इसको अच्छे से फ्रेम करके लिखेंगे। 1962 वॉर चाइना के साथ थी, 65 की वॉर पाकिस्तान, 71 की वॉर भी पाकिस्तान के साथ थी। 62 की वॉर तो हम हार गए थे, मिलिट्री सेटबैक हुआ था, लेड टू मेजर रीथिंकिंग इन डिफेंस पॉलिसी, मैसिव स्ट्रेंथनिंग ऑफ आर्म फोर्सेस। तो बच्चों हमें एक सोचने की जरूरत थी कि इंडिया की जो डिफेंस मिलिट्री है उसको हमें और मजबूत करने की जरूरत है ताकि हम ऐसी लड़ाइयां ना हारे। वॉर विद पाकिस्तान एंडेड इन अ स्टेलमेट बट हाईलाइटेड द नीड फॉर बेटर मिलिट्री प्रिपेयर्डनेस, ऑल्सो स्ट्रेंथन नेशनल यूनिटी। 65 वॉर के बाद हमें रियलाइज होता है कि कहीं ना कहीं हमें बेटर मिलिट्री प्रिपेयर्डनेस चाहिए, हमारी मिलिट्री तैयार होनी चाहिए भाई अगर कोई भी ऐसा झगड़ा होता है। साथ ही में नेशनल यूनिटी, देश की जो एकता है वो और मजबूत होती है नेशनलिज्म की भावना से। 71 की वॉर पाकिस्तान, इंडिया जीतता है, क्रिएशन ऑफ बांग्लादेश होता है, ईस्ट पाकिस्तान बन गया बांग्लादेश, इंडिया प्रेस्टीज जो है बढ़ जाती है भाई, इज्जत बढ़ गई वर्ल्ड में। साथ ही में एक मेजर रीजनल पावर की तरह इंडिया इमर्ज होता है। दीज वॉर्स लेड टू, ठीक है हम लोग देखते हैं, क्रिएशन ऑफ बांग्लादेश एनहांस्ड इंडियाज प्रेस्टीज। ओके, ओवरऑल दीज वॉर्स लेड टू मिलिट्री एक्सपेंशन, इंक्रीज डिफेंस स्पेंडिंग एंड स्ट्रेंथन इंडियाज रीजनल पोजीशन। ठीक है, आगे चलते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है टू प्रॉब्लम्स फेस्ड बाय द इलेक्शन कमीशन ड्यूरिंग द फर्स्ट जनरल इलेक्शन। अब बच्चों दो प्रॉब्लम्स बताइए, आप और भी प्रॉब्लम्स देखना, अच्छे से लिखना, दो की जगह 3 4 कुछ भी पूछी जा सकती हैं। सबसे पहले बच्चों सबसे बड़ी दिक्कत थी इलिटरेसी ऑफ द वोटर्स। मोस्ट वोटर्स इलिटरेट, सिंबल्स हैड टू बी यूज्ड फॉर पार्टीज कैंडिडेट्स मेकिंग द प्रोसेस कॉम्प्लिकेटेड। बेसिकली ये नहीं था, चैलेंज था वोटर्स लिस्ट को प्रिपेयर करना। एक ऐसे देश में वोटर्स लिस्ट को प्रिपेयर करना जहां जनता बहुत है, बहुत सारे लड़कियों के नाम वाइफ ऑफ, डॉटर ऑफ इस तरीके से लिखे हुए थे, तो वोटर्स लिस्ट को प्रिपेयर करने में सबसे बड़ी दिक्कत आई थी। अगेन इलिटरेसी ऑफ द पीपल वाज येट अगेन रीजन, अनदर रीजन, बट वोटर्स लिस्ट को प्रिपेयर करना वाज अ मेजर रीजन। ठीक है, लैक ऑफ इलेक्टोरल इंफ्रास्ट्रक्चर, इनएडिक्वेट पोलिंग बूथ, स्टाफ अरेंजमेंट, ये सब चीजें नहीं थी। ठीक है, तो मैनेजिंग इलेक्शंस फॉर 17 करोड़ वोटर्स वाज अ मैसिव चैलेंज, बहुत बड़ा चैलेंज था कि इतने सारे वोटर, उतने पोलिंग बूथ नहीं थे, कैसे हम लोग भी नहीं थे जो मैनेज करेंगे सारी चीजें, तो वो सारे लोगों को लेकर आना, पोलिंग बूथ्स क्रिएट करना, वो बहुत बड़ी दिक्कत थी। आगे हम देखते हैं बच्चों, यहां पर हमारा जो है क्वेश्चंस का सिलसिला खत्म हो गया है। तो आगे क्या है, आगे हम देखेंगे कि बहुत सारे ऐसे सेशंस आने वाले हैं जहां पर आपको हम पॉलिटिकल साइंस पढ़ाते रहेंगे। बाकी भी सब्जेक्ट्स को प्रिपेयर करते जाओ, बोर्ड एग्जाम्स बहुत पास में आ गए हैं, तो बाकी सब्जेक्ट्स की तैयारी करिए। बाकी हम लोग गाइस पॉलिटिकल साइंस के पेपर पे मिलेंगे और बहुत सारे क्वेश्चंस मिलकर सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए तैयारी करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट माय ज्वालामुखीज, आई विल सी यू अगेन, टेक केयर एंड